सुनो बात इधर। हम लोग एफएम में न्यू चैप्टर शुरू कर रहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वो चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? डिविडेंड डिसीजन। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? डिविडेंड डिसीजन। ये भी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिवीजन डिसीजन के मतलब हुआ ना तुम्हारा, तुम जो भी प्रॉफिट का पैसा कमाए, तुम जो भी प्रॉफिट का पैसा कमाए, ये जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, ये जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट तुम कमाए, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट का पैसा से सुनो बात, ये नेट प्रॉफिट का पैसा से तुम सबसे पहले क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। उसके बाद इन नेट प्रॉफिट का पैसा से उसके बाद तुम क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देने के बाद फिर उसके बाद उस पैसा में दूसरा किसका है? इनकम टैक्स। उसका तुम्हारा दूसरा किसका है? टैक्स, सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। उसके बाद अब जो प्रॉफिट बचा तुम किसको दोगे पैसा को? अब जो प्रॉफिट बचा, अंजलि सुनो बाबू इधर, जवाब तो दो। अब जो पैसा बचा वो पैसा तुम किसको दोगे? पैसे को पहले जो पैसा कमाया नेट प्रॉफिट, डिवेंचर है या लोन है, उन लोग को इंटरेस्ट का अदायगी करने होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा सरकार को टैक्स देने होगा, इनकम टैक्स। प्रॉफिट से दो पैसा खत्म हो गया, अभी भी कुछ प्रॉफिट के खजाने में अभी प्रॉफिट है, तो अब उस पैसे किसको अदा करोगे तुम? अब उस पैसा में हक किसका है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तभी तीनों पैसा देने के बाद अब जो पैसा बचा ना तुम्हारा, अब तुमको यहीं पर ही फैसला लेना है। ये फैसला, ये प्रॉफिट का फैसला नहीं लेना है। प्रॉफिट में से पहले तीनों का पैसा क्या करना है? बांट देना है। बांटने के बाद अब जो लास्ट में तुम डिविडेंड किसको दोगे? लास्ट में तुम डिविडेंड किसको दोगे? इक्विटी डिविडेंड बांटोगे। तो तुमको यहीं पर फैसला लेना है। ये लोग तो डिविडेंड डिसीजन की बात कर रहा है ना, ये लोग प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं कर रहा है। ये लोग किसका डिविडेंड देने का बात कर रहा है? इक्विटी डिविडेंड का। प्रेफरेंस का क्यों नहीं बात कर रहे ये लोग? क्योंकि प्रेफरेंस का तो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस का क्या होता है बोला? होता है एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। फिक्स रेट मतलब तुम जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे प्रेफरेंस शेयर्स का, इसके आगे में 12% या 8%, 10% कुछ ना कुछ क्या लिखा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी तुम्हारा ये फेस वैल्यू है, मान लो प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का 8% कितना हो गया? 8,000 रुपया। 1 लाख का 8% कितना हो गया? तो जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा उसमें से 8,000 रुपये डिविडेंड तुमको बांटने ही बांटना है। तो तुम्हारे डिविडेंड डिसीजन के कोई बात ही नहीं बचे। 8% उसको देने हैं, तो फैसला तुम किसका लोगे? इक्विटी का ऊपर में। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा, अब तुमको फैसला ये लेना है कि अगर यहाँ पर जो पैसा बचा, मान लो यहाँ पर 1.5 लाख रुपया बचा है, तो इक्विटी लोग को भी कुछ चॉकलेट खाने का पैसा देने होगा, ना 3 लोग गरम खा जाएगा कि साला ओ पैसा कमाए, इंटरेस्ट को ठीक दे रहा है, डिवेंचर का पैसा देने में एक्टिंग बाजी नहीं हो रहा है, सरकार को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग का पैसा देने टाइम में क्या बोल रहा है कि हम लोग नहीं दे सकेंगे। तो इक्विटी डिविडेंड, तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर लोग का सबसे बड़ा चीज़ है, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक तुम्हारा क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक क्या होता है? तो कंपनी वाला ये बात इन लोग को बोलता है कि तुम लोग को प्रॉफिट बढ़ाना है कि वेल्थ बढ़ाना है। तो लोग में आप बोलेगा वेल्थ बढ़ाना है, तो वेल्थ बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होगा, जो लोग पैसा लगाए मार्केट में, वो लोग किसको बढ़ाएगा? बोलो कैपिटल एप्रिसिएशन। मान लो 1600 का शेयर 1800 रुपये में बेचा, तो 200 रुपये वहाँ से कमाया, तो डिविडेंड देगा तो कितना देगा? 1 रुपया, 2 रुपया, फेस वैल्यू में 1 ही रुपये मिलता है डिविडेंड। बहुत डिविडेंड थे तो 2 रुपया, 5 रुपये, तो एक शेयर में तो 5 रुपये तुमको डिविडेंड मिल रहा है। और आदमी कौन सा बहुत बहुत इक्विटी शेयर खरीदता है? अगर 1800 शेयर का दाम है, तुम कितने इक्विटी शेयर खरीद लोगे? 10 तो भी खरीदोगे ना इक्विटी, तो 1800 इंटू 10 कितना होगा? 18,000 रुपया। तो तुम्हारे पास 18,000 तो होना भी चाहिए ना इक्विटी शेयर खरीदने के लिए। मान लो तुम 18,000 में इक्विटी शेयर खरीदी भी, तो तुम कितना खरीदी? 10 ही पीस। कितना खरीदी? 10 ही पीस खरीदी। और एक डिविडेंड में कितना मिल रहा है? 2 रुपया। तो 10 शेयर में कितना मिला? 20 रुपया। मतलब 18,000 रुपया लगा, तुम कितना डिविडेंड कमाए? 20 रुपया। तो डिविडेंड का अमाउंट बहुत कम होता है। इसीलिए जब डिविडेंड का पैसा आता है ना अकाउंट में, जब मैसेज आता है, मैसेज दिखता भी नहीं है कोई शेयर होल्डर लोग। 18,000 रुपये में साला 10 रुपये दे रहा है,
पत्ता देगा कोई इक्विटी शेयर होल्डर, कोई ध्यान भी नहीं देता मैसेज में। हम लोग फाइल उल बनाते हैं तो अभी सिस्टम आ गया AIS बोलकर, तो AIS में डिविडेंड का पैसा शो करता है। और तुम क्लाइंट लोग से पूछोगे ना कितना डिविडेंड मिला, वो लोग डायरेक्ट बोलेगा हमको नहीं मालूम, क्योंकि डिविडेंड के पैसा घुसा उसका अकाउंट में, लेकिन चूंकि उतना कम अमाउंट है ना, क्या ध्यान देगा 5 रुपया और 8 रुपया का पीछे में, बता। तो अब तो यहीं पर या तुम लोगों को क्या करना है, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का ही 3 तो केस है तुम्हारा। वेयर आर इज ग्रेटर देन के तो ग्रोथ फर्म, वेयर आर इज लेस देन द डिक्लाइनिंग फर्म। मतलब तुमको इक्विटी को डिविडेंड देने का बदले तुम उसको क्या करना, उसका कैपिटल को बढ़ाना है, वेल्थ को बढ़ाना है। तो तुमको अब देखना क्या होगा कि अगर ये 1.5 लाख रुपया डिविडेंड बांटने के बदली, 1.5 लाख रुपया डिविडेंड बांटने के बदली ये 1.5 लाख रुपया हम अगर कोई और जगह में, कोई और जगह में तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, कोई और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है और वहाँ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान लो तुम्हारा 14% है, और यहाँ से तुम्हारा के कितना कॉस्ट तो तुम लोग पढ़े ही हो, इक्विटी उठाने का भी अपना कॉस्ट पड़ता है कि नहीं, वो भी पड़ता है। तो इक्विटी का कॉस्ट है मान लो 8%, और जहाँ पर तुम पैसा लगाने वाले हो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, वहाँ से तुम कमाओगे कितना, बोलो 14%। तो तुम क्या करोगे, तुम डिविडेंड बांटोगे शेयर होल्डर लोग को कि तुम दूसरा जगह में इन्वेस्टमेंट करोगे। कॉस्ट है 10% और दूसरा जगह से रिटर्न कितना मिलेगा तुमको, 14%। तो तुम पैसा बांट देने का ख्वाहिश करोगे शेयर होल्डर लोग को कि वही पैसा को री इन्वेस्ट कर दोगे। क्यों री इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज वेयर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट फर्म इज कॉल्ड ग्रोथ फर्म, कम लोग कहते हैं ग्रोथ फर्म। तो वहाँ पर ही अगर तुम पैसे इन्वेस्ट कर देते हो तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब शेयर होल्डर का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 4% प्रॉफिट हो रहा है। तो 4% प्रॉफिट होगा तो शेयर्स का मार्केट में दाम क्या होगा, बढ़ेगा। और शेयर्स का दाम बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, वो भी बढ़ेगा। वही बात लिखा हुआ है, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज वेल एज वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तुम डिविडेंड बांटोगे कि डिविडेंड नहीं बांटोगे, नहीं। तो लोग बोला एट जीरो, क्या लिखा है बाबू, 1 रुपया भी डिविडेंड बांटेंगे लोग को, नहीं बांटेंगे। लेकिन उन लोग नाराज होगा कि खुश होगा, नहीं डिविडेंड बांटा उसके बाद भी खुश, क्यों, डिविडेंड बांटते तो 2 रुपये मिलता और वही पैसा को री इन्वेस्ट कर दिया तो 16,000 कितना हो गया, 1800 हो गया। तो 200 रुपये करके क्या है, हर शेयर पीछे कमाया है। अगर कोई बंदा अगर 10 तो शेयर खरीद के रखा है तो 200 इंटू 10 कितना हो गया, 2,000 रुपया। और डिविडेंड से कितना मिल रहा था उसको, 8 रुपया 5 रुपये मिल रहा था उसका। तो इसी के लिए डिविडेंड नहीं दिया है, इससे लोग गुस्सा नहीं होगा, उससे लोग खुश हो जाएगा उल्टा, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज वेल एज वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर उल्टा सिनेरियो, तुम्हारे पास प्रॉफिट का पैसा है लेकिन तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उस जगह में 1 रुपया लगाएंगे और उससे तुम रुपया कमाओगे कम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो उस फर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग फर्म। मतलब वो फर्म का तरक्की होने के लिए फर्म का क्या तरक्की घट रहा है। तो उस जगह में तुम पैसा लगाने से उल्टा, पैसा लगाने से उल्टा कैपिटल बढ़ने का बदले उल्टा कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ने का बदले वैल्यू ऑफ द फर्म घट जाएगा। तो उस जगह में हम लोग इक्विटी क्या करेंगे, डिविडेंड। मतलब जितना तुम्हारा अर्निंग होगा, ये जो ईपीएस देख ना फार्मूला में, ये जितना अर्निंग होगा सब तुम क्या करोगे, मान लो तुम अर्निंग कमाए 2 लाख रुपया, तुम सारा 2 लाख रुपया क्या करोगे, बांट दोगे। तुम वही बोल रहा है पर, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम। देखो दोनों का मेन मोटिव क्या, मार्केट प्राइस मैक्सिमम। ये यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, पैसा रख के कि पैसा बांट के, पैसा बांट के। तो वही बोला विल बी मैक्सिमम एट, क्या लिखा है बोलो, एट 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसीलिए डी इक्वल टू क्या लिखा लो, ई। जितना कमाओगे उतना पैसा क्या करोगे, बांट दोगे। जितना तुम्हारा अर्निंग पर शेयर होगा उतना ही तुम्हारा डिविडेंड पर शेयर होगा। अर्निंग की है 5 रुपया तो डिविडेंड भी कितना बांट देंगे, 5 रुपया। क्लियर। और लास्ट वाले लोग क्या बोला, नॉर्मल फर्म वेर आर इक्वल टू के, जहां पर रुपया भी लगा रहे 14% और उसका कॉस्ट भी कितना है, 14% है। कॉस्ट भी कितना है, 14, आर भी रिटर्न भी मिल रहा 14 और कॉस्ट भी कितना है
14, तो उस जगह में उस फर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वहां पर इन लोग क्या बोलेगा, अगर तुम डिविडेंड बांट दोगे, अगर डिविडेंड बांट दोगे तो भी वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं होगा, और उस पैसे को अगर री इन्वेस्ट भी कर दोगे तो भी कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि 14% आ रहा, 14% जा रहा है। आ रहा मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जा रहा मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जितना आ रहा उतना ही जा रहा है, तो उस केस में क्या बोला है, द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट, चाहे डिविडेंड पॉलिसी तुम्हारा डी इक्वल टू 0 हो, चाहे तुम्हारा डी इक्वल टू ई हो, कुछ भी हो, तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो इस जगह में तुम डी इक्वल टू 0 भी फॉलो कर सकती हो और डी इक्वल टू ई भी फॉलो कर सकती हो। द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म डज नॉट अफेक्ट, क्या लिखा बोलो, द वैल्यू ऑफ द फर्म। देयर इज नो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इन दिस केस, तो ये केस में कोई ऐसा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है नहीं है। मतलब या तो तुम डी इक्वल टू 0 करोगे तो भी तुम्हारा प्राइस का आंसर सेम आने वाला है, डी इक्वल टू ई अगर कर दोगे उसके बाद भी फॉर्मूला बैठाओगे तो भी प्राइस का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, सेम आने वाला है। क्लियर है बात? चलो इतना समझाने के बाद हम लोग अब यही टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन का वीडियो अलग से बना दे रहे हैं, ठीक है।